सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक सिंह राजपूत एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आने वाले दिनों में आपको परीक्षाओं का सामना करना है और एनसीईआरटी के बुक के आधार पर हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग चेक करेंगे। अल्टीमेटली एनसीईआरटी की बुक के आधार पर जो चैप्टर नंबर 3 है वो है मानव प्रजनन से संबंधित, उसमें कहीं ना कहीं टॉपिक्स दिए हुए हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यदि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मानव प्रजनन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष प्रजनन अंग क्या होते हैं और मादा प्रजनन अंग क्या होते हैं, उससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसको हिंदी में हम इस रूप में समझ सकते हैं कि बाह्य प्रजनन अंग क्या है और आंतरिक प्रजनन अंग क्या है। आज की जो क्लास हमारी है इसमें हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स के बारे में। आंतरिक प्रजनन अंग के अंतर्गत स्क्रोटम को रखा गया है, जिसे हिंदी में हम लोग वृषण कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट पे टेस्टिस, एपिडाइडाइमिस, वॉस डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि आंतरिक प्रजनन अंगों के अंतर्गत हम स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडाइडाइमिस, वॉस डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड को रखा जाता है। इसी तरह से यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो अल्टीमेटली महिला प्रजनन अंग को भी 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य प्रजनन अंग और इंटरनल या आंतरिक प्रजनन अंग। विशेष तौर पर जो हमारी परीक्षाएं होती हैं 12वीं की, उसमें आंतरिक प्रजनन अंगों से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हम अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। तो यदि हम महिला प्रजनन अंग की बात करते हैं तो इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसमें ओवरीज, जिसे हम हिंदी में अंडाशय कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस या गर्भाशय को शामिल किया जाता है। आज की हमारी जो कक्षा होगी उसमें हम विशेष तौर पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आंतरिक अंग हैं उनमें हम बात करेंगे, उसकी हम बात करेंगे और विशेष तौर पर टीएस ऑफ टेस्टिस की माइक्रोस्कोपिक स्टडी किस प्रकार से हम कर सकते हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम की। स्क्रोटम क्या होता है, जिसे हम वृषण के नाम से भी समझ रहे हैं। एक्चुअली ये एक पाउच के समान दिखने वाली संरचना होती है, स्किनी पाउच के समान स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 भागों में बटा होता है। एक सेप्टा के माध्यम से, एक पट के माध्यम से यह 2 भागों में बटा होता है और अल्टीमेटली ये फाइब्रस टिश्यूज तथा कनेक्टिव टिश्यूज के माध्यम से बना होता है। रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, हम स्क्रोटम की बात कर रहे हैं। स्क्रोटम एक पाउच के समान दिखने वाली संरचना है जो कि एक सेप्टा या पट के माध्यम से दाएं तथा बाएं भागों में बटा होता है। सामान्य तौर पर स्क्रोटम 2 विशेष प्रकार के ऊतकों के माध्यम से बना होता है, जिसे हम फाइब्रस टिश्यू तथा कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का हिंदी मीनिंग संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतकों के माध्यम से कहीं ना कहीं स्क्रोटम बना होता है। सामान्य तौर पर इसमें कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि एक्चुअली जो स्क्रोटम है उसमें एक सेप्टा पाया जा रहा है, एक पट पाया जा रहा है जो कि स्क्रोटम को 2 भागों में बांट देता है और अल्टीमेटली स्क्रोटम अंडाकार संरचना जिसे हम टेस्टिस कहते हैं उसको कवर करने का काम करता है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इट्स टेम्परेचर 3 फ़ारेनहाइट लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। तो एक्चुअली जो स्क्रोटम का टेम्परेचर है वो मनुष्य के बॉडी टेम्परेचर से 3 फ़ारेनहाइट
लोअर होता है, कम होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 3 फ़ारेनहाइट इसलिए कम होता है ताकि वहां पर आसानी से स्पर्म सर्वाइव कर सके, शुक्राणुओं का आसानी से विकास हो सके, इसलिए उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए कि सामान्य तौर पर मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री के आसपास माना गया है, 98.6 फ़ारेनहाइट बताया गया है, जबकि स्क्रोटम का टेम्परेचर जो होता है वो प्राकृतिक तौर पर बॉडी टेम्परेचर से लोअर होता है। और क्यों होता है? ताकि आसानी से शुक्राणुओं का विकास हो सके। ओके, आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्क्रोटम के बाद हम बात करेंगे टेस्टिस की, जिसे हिंदी में हम वृषण कह रहे हैं। वृषण की आंतरिक काट का चित्र बनाने के लिए आता है। डायग्राम्स को आप लोग प्लीज फोकस कर लें। अल्टीमेटली इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो एक्चुअली टेस्टिस में पहला पॉइंट दे रखा है, इट इज अ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। सामान्य तौर पर जो टेस्टिस है वो एक प्रजनन ग्रंथि के नाम से जानी जाती है और बिल्कुल सिमिलर है मादा प्रजनन अंगों में। जब हम बात करते हैं ओवरीज की, अंडाशय की, तो बिल्कुल जैसे अंडाशय फंक्शन कर रही है महिलाओं में, उसी तरह से पुरुषों में टेस्टिस फंक्शन करता है। सामान्य तौर पर टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का निर्माण करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना टेस्टिस का मुख्य काम होता है। ये एक प्रजनन ग्रंथि के नाम से जाने जाने वाला अंग है। इट इज 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड। सामान्य तौर पर वृषण की लंबाई जो होती है 4.5 के आसपास मानी गई है, 4.5 सेंटीमीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में टेस्टिस पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलें, इट इज कवर्ड विथ 2 लेयर आउटर एंड इनर। सामान्य तौर पर बहुत सरल सी भाषा लिखने का प्रयास किया गया है, प्लीज आप लोग फोकस करें। सामान्य तौर पर जो टेस्टिस होते हैं या वृषण होते हैं वो 2 प्रकार की सतहों के माध्यम से कवर्ड रहते हैं। जैसे कि चित्र के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे कि अल्टीमेटली जो टेस्टिस है वो 2 प्रकार की लेयर से कवर अप है। नंबर फर्स्ट है ट्यूनिका वेजाइनलिस और दूसरे नंबर की जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को हमें याद करना पड़ेगा, रिपीट कर रहा हूं मैं। टेस्टिस के चारों तरफ 2 प्रकार की सतहें पाई जाती हैं। एक को हम कह रहे हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस जो कि बाहरी सतह होती है, टेस्टिस को कवर करने का काम करती है, जबकि दूसरे नंबर की जो लेयर है उसे हम कह रहे हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहीं ना कहीं आंतरिक सतह के नाम से जानी जाती है जो कि टेस्टिस को कई खंडों में बांट देती है। टेस्टिस की आंतरिक संरचना जो होती है वो कई खंडों में बटी होती है जिन्हें हम लोब्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, सो रिपीट कर दे रहा हूं मैं। एक्चुअली टेस्टिस 2 प्रकार की सतहों से कवर अप थी, ट्यूनिका वेजाइनलिस जो कि बाहरी सतह है और आंतरिक सतह को हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं जो कि टेस्टिस को आंतरिक तौर पर कई खंडों में बांटने का कार्य करती है। और अल्टीमेटली इन खंडकों के अंदर कुंडलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम सेमिनिफेरस टिब्यूल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर 3 शब्दों को आपको याद रखना है कि जो वृषण है उसकी बाहरी सतह को हम ट्यूनिका वेजाइनलिस कह रहे हैं, आंतरिक सतह को हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कह रहे हैं जो कि टेस्टिस को कई खंडों में बांट देती है। अगर हम इमेजिनेशन करना चाहें कि खंडक आखिर है क्या, किस तरीके के हो सकते हैं, तो बहुत आसपास के प्रैक्टिकल लिए जा सकते हैं। लाइक कभी अगर आपने लेमन को काटा हो, कभी नींबू की सेक्शन की हो, आपने कटिंग की हो, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर भी कई सारे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, कई सारे खंड पाए जाते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं जूसेस भरा रहता है। उसी तरह की कल्पना बनाई जा सकती है कि जो टेस्टिस होता है वो आंतरिक तौर पर कई खंडों में बटा होता है और उसके अंदर कुंडलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। ओके, सो एक्चुअली ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स क्या होती हैं और उनका क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें चालू होने वाली हैं। तो जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं इनके बीच बीच में 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को आपको कहीं ना कहीं याद रखना होगा।
पहली कोशिका का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। याद रखिए आप लोग, पहली सेल क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, जो कि कहीं ना कहीं स्पर्म का निर्माण करती है। स्पर्म, रिपीट कर रहा हूं मैं, सामान्य तौर पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट को याद रखें आप, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म का निर्माण करती है, और दूसरी जो सेल है जिसका नाम है सर्टोली कोशिका। डियर स्टूडेंट, ये दोनों ही सेल्स को आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, खाली स्थान पूछे जाते हैं। कौन सी कोशिका है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या काम करती है? स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन होता है स्पर्म का निर्माण करना, और जो सर्टोली कोशिका होती है, इसका काम होता है विकसित हो रहे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। याद रखिएगा, सर्टोली कोशिका क्या काम कर रही है? विकसित हो रहे स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है, पोषण प्राप्त करवाती है। साथ ही साथ इन दोनों कोशिकाओं के साथ साथ एक और कोशिका है जिसका नाम है लीडिंग कोशिका, और इन तीनों सेल से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट इज स्पर्मेटोगोनिया, सेकंड इज सर्टोली कोशिका, और तीसरे नंबर की सेल है लीडिंग सेल। तो लीडिंग सेल को बोला जाता है कि अंतराली कोशिकाओं के गुच्छे हैं। लाइक टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं के गुच्छे पाए जा रहे हैं, जिनका क्या नाम है? लीडिंग कोशिका। और लीडिंग कोशिका का काम होता है विशेष तौर पर एंड्रोजन हार्मोन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करना किसका काम है? लीडिंग कोशिका का काम है। और सबको मालूम होना चाहिए, 12वीं के आप विद्यार्थी हैं, कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम बात करेंगे कि टेस्टिस के बाद जो पिछला चित्र आप लोगों ने देख ही लिया है, कहीं ना कहीं डायग्राम आपने देखा है, इस चित्र को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर क्या पाया जाएगा? एपिडाइडाइमिस पाया जाता है, जो कि अर्धचंद्राकार आकृति आगे मैं बता रहा हूं आपको। एपिडाइडाइमिस आगे चलकर कहीं ना कहीं वॉस डिफरेंस बनाता है, चेक कर रहा हूं मैं, वॉस डिफरेंस बनाता है, और वॉस डिफरेंस आगे चलकर सेमाइनल वेसाइकल से जाकर जुड़ता है। तो आगे हम बात करेंगे एपिडाइडाइमिस। ओके, सो एपिडाइडाइमिस क्या है? टेस्टिस के बाहर आपने देखा होगा कि एक अर्धचंद्राकार आकृति, चित्र आप लोग देख ही रहे हैं, एक अर्धचंद्राकार आकृति लगी हुई है जिसे हम एपिडाइडाइमिस के नाम से जानते हैं। सामान्य तौर पर एपिडाइडाइमिस के 3 भाग होते हैं। एपिडाइडाइमिस के अगर आप चित्र देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं। टेस्टिस के बाहर आप अर्धचंद्राकार आकृति को इमेजिन करेंगे। सो इसके 3 भाग होते हैं, लाइक हेड, बीच वाला पोर्शन बॉडी कहलाता है, और सबसे नीचे वाला पोर्शन टेल या पूंछ के नाम से जाना जाता है। तो एपिडाइडाइमिस के कितने भाग हुए? 3 भाग हुए, सिर, धड़ और पूंछ के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर विकसित हो चुके जो स्पर्म है उसको कलेक्ट करने का काम, उसको इकट्ठा करने का काम, संग्रहित करने का काम एपिडाइडाइमिस का होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो एपिडाइडाइमिस के बाद जो संरचना आती है वो है वॉस डिफरेंस, और वॉस डिफरेंस जो है वो केवल नलिकाकार संरचना है, जो कि नीचे की ओर तो एपिडाइडाइमिस के माध्यम से जुड़ी होती है और आगे चलकर वो सेमाइनल वेसाइकल से जाकर जुड़ जाती है। राइट? अगर हम बात करते हैं कि सेमाइनल वेसाइकल क्या है, हम लोग एक ट्रैक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्क्रोटम की बात की, आफ्टर दैट टेस्टिस की बात की, टेस्टिस के आगे हम लोगों ने एपिडाइडाइमिस को पढ़ा है। एपिडाइडाइमिस आगे चलकर वॉस डिफरेंस से जुड़ता है, और वॉस डिफरेंस आगे चलकर सेमाइनल वेसाइकल से जुड़ जाता है। प्रश्न ये होता है कि एक्चुअली सेमाइनल वेसाइकल या शुक्राशय जिसका हिंदी टर्मिनोलॉजी है वो क्या काम करता है? तो एक्चुअली जो सेमाइनल वेसाइकल है वो एक विशेष प्रकार के द्रव का सिक्रीशन करता है जिसका नेचर क्षारीय है। एक विशेष प्रकार के द्रव का उत्पादन कर रहा है जिसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है, अल्कलाइन है। सामान्य तौर पर इस द्रव के अंदर वाटर, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और विटामिन सी पाए जाते हैं।
कई दफ़ा ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो सीमेन है, जिसे हम वीर भी कह रहे हैं हिंदी में, उसका कंटेंट क्या है, उसका संघटक क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्चुअली जो सीमेन होता है उसका एक तो नेचर कैसा है, एल्कलाइन, वाटर पाया जा रहा है, उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडीज पाई जाती है और विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम ट्रैक को और आगे बढ़ाएं तो सेमाइनल वेसाइकल आगे चलकर प्रोस्टेट ग्रंथि से जाकर जुड़ता है और प्रोस्टेट ग्रंथि के माध्यम से भी क्षारीय द्रव का निष्कासन, क्षारीय द्रव का उत्पादन किया जाता है। तो ये सारे मटेरियल आपस में मिलकर लाइक स्पर्म, प्रोस्टाग्लैंडीज, फ्रक्टोज, वाटर, विटामिन सी, ये सारे कंटेंट आपस में मिलकर सीमेन के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगर एक और प्रश्न की हम बात करते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाएं, स्पर्म की संरचना का नामांकित चित्र बनाएं और उसका विवरण दें। तो आपको याद रखना होगा कि स्पर्म जो होता है वो कहीं ना कहीं टेंटपोल की तरह दिखाई देता है। आपने देखा होगा मेढक का लार्वा, जिसको हम टेंटपोल कहते हैं, बारिश के दिनों में बड़े हमको दिखाई देता है, छोटे छोटे पॉन्ड्स में, गड्ढों में हमें दिखाई देता, मूव करता है काफ़ी तीव्रता से। तो कुछ उस प्रकार की संरचना स्पर्म की होती है। जनरली इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट को हम लोग हेड कह रहे हैं, दूसरा बॉडी और तीसरे नंबर पे टेल आती है, उसकी पूंछ आती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि एक्चुअली जो स्पर्म होता है उसके हेड पर एक कैप पाई जाती है, उस कैप का क्या नाम है, और इस कैप का नाम होता है, वो कैप किसके माध्यम से बनी होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जो स्पर्म का हेड है उसका कैप एक्रोसोम एंजाइम के माध्यम से बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रोसोम एंजाइम के माध्यम से स्पर्म का हेड बना होता है। और ये जो एक्रोसोम एंजाइम है ये जनरली अंडाणुओं को भेदने में मदद करता है। क्या याद रखना है हमको कि स्पर्म के हेड पर क्या पाई जा रही है, कैप पाई जा रही है, जो कि किसके माध्यम से बनी है, एक्रोसोम के माध्यम से बनी है। और ये एक्रोसोम एंजाइम कहाँ पार्ट लेता है, कहाँ भाग लेता है, जो अंडाणु होता है उसको भेदने में एक्रोसोम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, कुछ वैल्यूज मैंने आप लोगों के लिए पुटअप कर रखी है कि अगर हम बात करते हैं कि एक इजैकुलेशन में सामान्य तौर पर कितने स्पर्म शरीर से बाहर होते हैं, तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 30 to 50 मिलियंस। 30 से 50 करोड़ स्पर्म एक बार में शरीर से बाहर होते हैं और ये उसका नॉर्मल वैल्यू है। अगर हम बात करते हैं कि कोई एक ऐसे कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं जिसमें 20 to 30 मिलियन स्पर्म ही प्रोडक्शन हो रहे हैं, उन्हीं का उत्पादन हो रहा है, तो ये काफ़ी लोअर वैल्यू है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोअर वैल्यू अगर 20 से 30 करोड़ ही स्पर्म का निर्माण हो रहा है तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। याद रखना पड़ेगा आपको, ओलिगोस्पर्मिया मीन दैट लोअर लेवल ऑफ स्पर्म काउंट। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार से स्पर्म का निर्माण नहीं होता, तो इस कंडीशन को हम एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कहते हैं हम उसको, एजोस्पर्मिया। और सामान्य तौर पर ये दो जो सिचुएशंस बनाई गई है, ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया में सामान्य तौर पर बच्चे उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो या तो नहीं के बराबर होती है, या फिर अगर निल सिचुएशंस है तो फिर सिचुएशंस काफ़ी बिगड़ जाती हैं, फिर हमें टेस्ट ट्यूब बेबी या दूसरी जो प्रोसेस होती हैं उनमें हमें जाना होता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, एक ऐसी क्लास थी जिसमें सामान्य तौर पर डेटा हमें नहीं मिलता। आज हमने बात की है टेस्टिस की आंतरिक संरचना या माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बारे में। इसमें हमको 3 विशेष कोशिकाओं को याद रखना होगा। नंबर फर्स्ट मैंने आपसे बोला है कहीं ना कहीं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म का निर्माण करता है। दूसरे नंबर की सेल मैंने आपको बताया था सर्टोली कोशिका, जो कि विकसित हो रहे स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, पोषण प्रदान करता है। और तीसरा लीडिंग कोशिका, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, अगली कक्षा में हम बात करेंगे टीएस ऑफ ओवरी और उससे रिलेटेड भी महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाएंगे। थैंक यू सो मच।